अच्छा बात तो सुनो ना। इसने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर रोका। क क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। इसने सराहत से नज़रें फेरी। इसके लहजे की लड़खड़ाहट, इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी तब तक तो हाथ नहीं छोड़ूँगा। अच्छा बोलो, इसने बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ देखते हुए जल्दी से कहा। इसके साथ वो हाथ छुड़वाने की मुसलसल सही कर रही थी, जो कि इसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से मुमकिन नहीं थी। वैसे तुम तस्वीरों से भी ज़्यादा क्यूट हो। ये दिल कमबख्त ऐसे ही तो नहीं फिदा तुम पर। कुछ तो है जो पहली बार देखकर बगावत कर गया था। अज़ान ने इसके चेहरे पे फूंक मारते हुए इसकी गाल खींचा। रुशाने की तो आंखें इसकी फ्रैंकनेस की और की गई ज़रूरत पर फैल कर कानों को जा लगने को थी। वो दंग सी आंखें फाड़े इसको देख रही थी। कहाँ जानती थी कि वो हानिया से क्लास और हौसला लेकर आया है। वो क्या कहते हैं, कुछ बात तो है तेरी बातों में जो बात यहाँ तक आ पहुंची। हम दिल से गए, दिल तुम पर गया और बात कहाँ तक पहुंची। वो मसरूर सा बोल रहा था। वो हैरत से गश खाने को थी। क्या हुआ सरकार, ऐसे क्यों आंखें फाड़ कर देख रही हो? कुछ गलत कह दिया क्या? इसके तासुरात का मतलब समझते हुए अनजान बना वो एक झटके से पलटी और मेज़ पे रखी छुरी उठाकर इसके सामने की। हाथ छोड़ो मेरा। छुरी इसके हाथ के पास ले जाते हुए इसने सख्ती से कहा। बौखलाने की बारी अब ख़ज़ान की थी। पागल हो गई हो क्या? मेरी जान लेनी है, हटाओ उसे। वो जल्दी से हाथ छोड़ता हुआ छुरी परे करने लगा। कान खोलकर सुन लो, आइंदा अपना ये छिछोरापन मुझ पर मत आज़माना। किसी दिन बहुत बुरी पेश आऊँगी। वो गुस्से से छुरी मेज़ पर फेंकती बाहर की तरफ बढ़ी। अच्छा ना, अब कुछ नहीं करता, एक कप चाय तो बना दो। इसने पीछे से आवाज़ लगाई, मगर वो नज़रअंदाज करती अपने कमरे में चली गई। वो भी सीटी बजाता उसके पीछे बावर्चीखाने से निकला। बेबी जो बाहर हॉल में रखी अपने तख्त पर बैठी थी, इन दोनों को यूँ आगे पीछे निकलता देखकर मुस्कुराए। इनको देखकर ग़ज़ान को शरारत सूझी और वो चेहरे पर 12 बजाता इनके पास आया। क्या हुआ, मुँह क्यों लटकाया हुआ है? बेबी ने इसे अपने पास तख्त पे बैठते देखकर पूछा। आपकी पोती को ज़रा एहसास नहीं मेरा? मेरे सर में शदीद दर्द है। मैंने चाय का कहा मगर साफ जवाब देकर या खुद बना लो। एक तो चाय भी नहीं बना कर दी, दूसरा ऐसी-ऐसी बातें सुनाई कि मैं बता नहीं सकता। अपनी तो किस्मत ही बुरी है। मुझे लगता है मेरी हर कोशिश फ़िज़ूल जा रही है। अब मुझे वापस चले चले ही जाना चाहिए। इसने आखिर में ठंडी आह भरी और झट से इनकी गोद में सर रखकर वहीं सीधा लेट गया। बेबी तो इसकी वापस जाने की बात सुनकर ही दहल गई थी। हाय हाय! इस लड़के का दिमाग ठीक है? ये भी कोई बात हुई भला? ज़रा बुलाओ इसे, इसका दिमाग तो मैं ठिकाने पर लाती हूँ। बेबे का जलाली रूप और रुशाने के मुतवक्किल शामत का सोचकर ख़ज़ान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जिसको वो कमाल होशियारी से छुपा गया। नी कुड़िए चल जा, मैं अपनी फूफी को बुला कर ला। उन्होंने पास से गुजरती हरीम को कहा और वो अच्छा कहकर ऊपर को भाग गई। अभी इसी कमरे में आए कुछ ही देर गुज़री थी कि हरीम ने इसे बेबे का पैगाम दिया। वो नीचे आई तो हॉल में ही बेबे और ग़ज़ान इनकी गोद में सिर रखे लेटा मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। ना तू मुझे ये बता, इतना पढ़ा लिखने का क्या फ़ायदा जब ये किताबें तुझे अकल ही नहीं दे सकी। इसको सीढ़ियाँ उतरते देखकर बेबे ने इसे आड़ो हाथ लिया, जबकि रुशाने इनको नासमझी से देखने लगी। इसके तासुरात देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाने को ग़ज़ान जल्दी से इनका दुपट्टा अपने मुँह पर रख गया। क्या हुआ बेबे, आज मेरी बजाय मेरी पढ़ाई क्यों ज़ेर इताब है? वो इनके पास आकर खड़ी हो गई। अरे अल्लाह ने तो शौहर को मिजाज खुदा तक कहा है। अगर सजदा करने की इजाज़त होती तो अल्लाह बीवी को शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। इसके सामने ऊँची आवाज़ में बात तक करने की इजाज़त नहीं है। 16 जमातें पढ़ चुकी है, मगर मजाल है जो तुझे शौहर के दर्जे का पता हो। बेबी ने गुस्से और उसके मिले-जुले तासुर से इसका घिर किया। पता है यार, जब शौहर होगा तो दर्जा भी दे दूँगी। इसने उकताहट से भरपूर जवाब दिया। नहीं तो क्या ये लोंगड़ा है? बेबे ने अपनी गोद में सर रखकर लेटे ग़ज़ान की तरफ इशारा करते हुए तीखे लहजे में कहा। ग़ज़ान ने एक झटके से दुपट्टा उठाकर इन्हें देखा। रुशान ने जो रिमोट उठाकर टीवी ऑन करी थी, रुक कर इन्हें देखने लगी और अगले लम्हे इसके हलक से ज़ोरदार कहकमा बरामद हुआ। वो हँसते-हँसते वहीं सोफ़े पर बैठ चुकी थी जब ग़ज़ान सदमे से बेबे को देख रहा था। इसे इसकी शिकायत लगाना महँगा पड़ा था। आपने हर बार मुझे लाज़मी रेंगना होता है। ख़ज़ान ख़फ़ी से बेबे को देखते हुए बड़बड़ाया। वो लंगड़ा, लाइक सीरियसली बेबी। वो हँसने के साथ-साथ इनकी बात भी दोहरा रही थी। इसके हँसने की आवाज़ें सुनकर रुमैसा भी अपने कमरे से निकल आई थी। ख़ज़ान मदहम सी मुस्कुराहट से इसे देख रहा था, जिसकी आँखों से बेतहाशा हँसने की वजह से पानी बह रहा था। तो रुक ज़रा, मैं पूछती हूँ तुझे। बेबे कहते साथ ही अपना जूता उठाने को झुकी। इनको झुकते देखकर वो जल्दी से उठकर पीछे हटी। ओके ओके सॉरी, आप बोले क्या कह रही थी? मैं सुन रही हूँ। इसने मुँह पर उँगली रखते हुए संजीदा होने की कोशिश करनी चाहिए।
हमारे ज़माने में तो औरतें सारी-सारी रात शौहर के सराहने पानी लिए खड़ी रहती थी, मगर मजाल है जो उफ़ कर जाए। एक तुम हो जिसे इस बेचारे बच्चे ने चाय का कप और तूने बजाय देने को इसको 100 बातें सुनाई। इतना भी ख़्याल नहीं किया इसकी तबीयत ख़राब है। बेबे ने अपना लेक्चर वहीं से दोबारा शुरू किया। तौबा करें बेबी, झूठ बोल रहा है, कोई तबीयत ख़राब नहीं है। अच्छा ख़ासा खड़ा था किचन में। इसने मुँह बनाते हुए सर झटका। मैं अभी तुझे क्या समझा रही हूँ कि शौहर से ज़बान दराज़ी नहीं करते और तू किस धड़ल्ले से इसे झूठा कह रही है। शर्म तो तुझे ज़रा नहीं आती। बेबी बस चुप, खबरदार जो एक लफ्ज़ मुँह से निकाला, चल जा और उसके लिए चाय बना कर ला। इसके बोलने से पहले ही उसे टोक गई। उसका मुँह तो चौंके ख़ासा खुशगवार हो चुका था, इसलिए वो सहलाती बोझ खाने की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ था? ये हँस क्यों रही थी? रुमैसा ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ आओ मैं बताती हूँ। बुर्ज खाने के दरवाजे पे खड़े होकर रोशानी ने हँसते हुए कहा, तो उसके पीछे चली आई। वैसे बेबी आपका इतना रोब है, इसको समझाना तो आपके बाएँ हाथ का खेल है, तो आप क्यों नहीं समझाती इसे? खजाने ने देखते हुए पूछा, पुत्र इसका रोला नहीं है, अगर बात सिर्फ़ इसकी होती तो मैं शाम को रुखसती करवा देती। अपनी माँ का भी तो रवैया देख, अपनी सोने जैसी धई को ऐसे ही किसी की नफ़रत में तो नहीं झोंक सकती ना। बेबी के लहजे में इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। माँ की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मुझे हानियाँ मिली थी। वो बता रही थी कि माँ आजकल खाला को रिश्ते के लिए ज़ोर दे रही है। खज़ाना आहिस्ते से इन्हें सारी बात बताने लगा। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे समझने वाली लगती तो नहीं है उल्फत, मगर करती हूँ बात। बेबे ने कहा तो इसने सर हिलाया। वो अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी और खजान भी मुसलसल इसके रूम में चक्कर लगा रहा था। 1 बजने को था मगर वो थी के उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका तो इसे मुँह फाइल्स में घुम पाया। वो वापस मुड़ गया। अचानक से फाइ अलार्म ज़ोरों-शोर से बजने लगा। वो हड़बड़ाकर फाइल्स वहीं फेंकती बाहर की जानिब भागी। सेल्स गर्ल्स और दीगर काम करने वाली लड़कियाँ भी बाहर दरवाजे पे खड़ी खौफज़दा नज़रों से अंदर की तरफ देख रही थीं। वो तेज़-तेज़ कदमों से बुटीक के स्टोर की तरफ जाती थी क्योंकि सामने का एरिया तो क्लियर था। ग़ज़ान आता दिखाई दिया। क्या हुआ गाजी, ये अलार्म क्यों बज रहा है? उसने परेशानी से पूछा। ये पहली बार था जो इसे इसका निकनेम लेकर बुला बुला रही थी। इसके मुँह से अपने लिए गाजी नाम सुनकर इसके लब मुस्कुराहट में ढले। पता नहीं, मैं तो बाहर था। इसने कंधे उचकाए। वर्कर्स कहाँ हैं? वो स्टोर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। सब बाहर चले गए हैं, तुम रुको मैं चेक कर कर आता हूँ। वो कहकर रुका नहीं और अंदर की जानिब बढ़ गया और वहीं खड़े परेशानी से होंठ चबाने लगी। सब ठीक है, लगता है किसी खराबी के बायस अलार्म खुद ब खुद ऑन हो गया है। इसने वापस आकर बताया। रिलैक्स यार, कुछ नहीं हुआ, देखो सब ठीक है, कुछ हुआ है क्या? इसके चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखकर ग़ज़ान ने इसका हाथ थामकर इसे तसल्ली दी। आर यू श्योर ना? इसने तशवीश से इसे देखा। हाँ बाबा, पक्का कुछ नहीं हुआ। आओ कहीं बाहर चलते हैं, तुम बेहतर फ़ील करोगी। वो इसे लेकर बाहर आया और वहाँ खड़े वर्कर्स को सब ठीक का इशारा करते हुए इन्हें अंदर जाने को कहा। वो इसे लिए गाड़ी की तरफ आया। फ्रंट सीट पर इसे बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कहाँ जाना है? गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने पूछा। किसी करीबी रेस्टोरेंट चलो, लंच टाइम हो गया है। इसने कहते हुए सीट की पोस्ट से टेक लगाई और आँखें मूंद गई। अचानक हुई इस कार्रवाई पर जो धचका इसे लगा था, इसे नॉर्मल होने में कुछ देर तो लगनी थी। इसकी हालत देखते हुए ख़ज़ाना ने इसे बताना ही मुनासिब समझा। एक बात बताऊँ, माइंड तो नहीं करोगी? इसने गला खंगारते हुए बात शुरू की। अगर माइंड करने वाली बात हुई तो ज़रूर करूँगी। इसने इसी पोज़ीशन में बैठे-बैठे इसे जवाब दिया। नहीं, तुम पहले वादा करो, गुस्सा भी नहीं करोगी और मारोगी तो बिल्कुल भी नहीं। इसने कहते साथ ही नामहसूस अंदाज में अपने एकटक निगाह दौड़ाई। रोशानी का क्लच जो इसकी गोद से निकलकर सीट के नीचे गिरा हुआ था, धीरे से झुककर उठाया और पिछली सीट पर उछाल दिया। गोया इसने इसी से इस पर हमला करना होगा, चूँकि वो इसके पिछले सख्त रद्द-अमल को देखकर झेल चुका था। सो इसने पहले ही हिफाज़ती इक़दामात कर चाहे। वो ताज्जुब है से इसकी हरकतें देख रही थी। ओके बताओ। फायर अलार्म मैंने बजाया था। इसने एक ही साँस में इतराफ़ जुर्म किया। वो जो ये सोचे बैठी थी कि कोई ज़रूर कोई ऊट-पटांग बात करेगा, इसका इतराफ़ सुनकर एक झटके से सीधी हुई। क्यों? इसने आँखें फाड़कर इसे देखा। मुझे भूख लग रही थी, लंच करना था। इसने कंधे उचकाए। तब तुम पागल हो? इसकी हैरानगी उरूज पर थी। कह सकती हो, इसने बुरा मनाए बगैर कहा। ऐसे कौन करता है? पता है मैं कितना डर गई थी। तुम्हें अगर लंच ही करना था तो वैसे ही बोल देते या फिर चले जाते, मैं मना थोड़ी करना था। इसने बेरहमी से इसे देखा। देखो भई, पहली बात है कि मुझे लंच तुम्हारे साथ करना था और दूसरी बात जो कि पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। तनख्वाह मिलेगी तो सारे तुम्हारे कर्ज़े चुका दूँगा। फ़िलहाल गुज़ारा कर लो। तो रेस्टोरेंट आ गया। वो इसकी बात काटकर गाड़ी रोककर जल्दी से बाहर निकला। वो हैरानगी से इसे देख रही थी, जो अब इसकी तरफ का दरवाज़ा खोले इसे बाहर आने का इशारा कर रहा था। वो नफ़ी में सर हिलाती बाहर निकली।
मैं बिना कोई तहमीद बाँधे सीधी बात करूँगी। मैंने बच्चों के लिए कुछ सोचा है, उम्मीद है तुम लोगों को भी कोई मसला नहीं होगा। घर के बच्चे हैं, अब तुम लोगों को आए भी इतने दिन हो गए हैं, किसी को परखने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। बेबे ने बात शुरू की तो उल्फत बेगम के तेवर बिगड़े मगर खामोश रही। इन दोनों को बेबे ने बुलाया था कि इन्हें ज़रूरी बात करनी है। कल सभात ने मुझसे रमशा के लिए बात की थी। मैंने इसे कहा है कि इसकी माँ और बाप से बात करके ही कुछ बताऊंगी। दूसरी बात, साथ की भी अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आगे इसकी मर्जी है कि नौकरी करता है या ज़मीनें संभालता है। मगर मैं सोच रही हूँ अगर तुम दोनों को एतराज़ ना हो तो रुमैस और साथ का रिश्ता तय कर देते हैं। घर के बच्चे घर में रह जाएंगे और मैं भी जीते जी बच्चे की खुशियाँ देख लूंगी। बेबे ने दोनों बहुओं के तासुरात देखते हुए कहा, मगर इन्हें शदीद हैरानी हुई कि हिस्ब मामूल ना तो उल्फत बेगम भड़की थी और ना ही मूड ख़राब हुआ था। फिरदौस चची से तो इन्हें ऐसी ही कुछ तवक्को थी कि वो मुदाखलत नहीं करेंगी, मगर उल्फत बेगम का पुरसुकून अंदाज इन्हें परेशान कर गया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अम्मा, मैं ऐसे तो कोई बात नहीं कर सकती। रुमैसा से पूछूंगी, अगर इसे कोई एतराज़ ना हुआ तो मुझे भी कोई मसला नहीं होगा। अगर वो इनकार करती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। मेरे लिए बच्चों की खुशियाँ अहम है। उल्फत बेगम ने सादा से लहजे में कहा, तो फिर तुझे खजान की खुशी क्यों नजर नहीं आ रही? बेबे ने नाक पर उंगली रखते हुए अचंभे से इन्हें देखा। अम्मा, मेरा मूड मत ख़राब करें। आपका हर फैसला मैं खामोशी से मान सकती हूँ, मगर इस लड़की के बारे में ज़रा सी भी गुंजाइश की उम्मीद मत रखिएगा। इसकी माँ ने गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी। उल्फत बेगम का लहजा सख्त हुआ। भाभी प्लीज़, रुशाने के लिए कुछ भी गलत मत कहिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिरदौस चची ने खुश अंदाज में कहा, फिरदौस तू जा, मुझे उल्फत से कुछ बात करनी है। बेबे ने बात बिगड़ती देखकर इन्हें टोका तो वो उठकर बाहर चली गई। यहाँ इधर आ मेरे पास। बेबे ने उल्फत बेगम को बुलाया, जो दीवार के पास रखे सोफे पर बैठी थी। अरे आना, शाबाश आजा। बेबे ने इन्हें खफी से खुद को देखता पाकर पिचकारा तो उठकर इनके पास पलंग पर आ बैठी। देख, वो बात 25 से 30 साल पुरानी है, गलती किसी की भी नहीं थी, ये सब किस्मत के खेल होते हैं। तो इस बात को दिल में रखे, किससे नफरत निभा रही है? ताहिरा का इंतकाल हुए 5-6 साल हो गए। मरे हुए की गलतियाँ और गुनाह तो दुश्मन भी बख्श देते हैं। तू क्यों अब तक दिल में रखी हुई है? भूल क्यों नहीं जाती? बेबे ने नरमी से इन्हें समझाना चाहा। अम्मा, इस औरत ने मेरे भाई को ठुकराया था, जिसकी वजह से कितने साल जिब्रान भाई ने अज़ियत में गुजारे। सिर्फ इस औरत की वजह से हमारा भाई अब तक हमसे दूर है। वो जो 30 साल पहले बाहर गया था तो लौट कर नहीं आया। मुझे अपने भाई की तकलीफ भूलती नहीं अम्मा। उल्फत बेगम ने नम लहजे में कहा, तू ज़रा गौर कर, इस सब का कसूरवार कौन है? तेरी माँ ने तो इसको क्या कुछ नहीं कहा था। कोई भी इज्जतदार औरत वो सब सुनने के बाद दोबारा इस गली जाना पसंद नहीं करेगी, जहाँ से इसे एक बार जिल्लत मिल चुकी हो। तुझे नहीं लगता वक्त का पहिया घूम कर एक बार फिर वहीं आ खड़ा है? बस लोग बदले हैं, हालात वही है। क्या खजान में तुझे तेरे भाई की शबा नज़र नहीं आती? क्या शानों में ताहिरा की झलक नहीं दिखाई देती? क्या तू अपनी माँ का किरदार नहीं निभा रही? अगर आज तेरी जली कुटी बातों से तंग आकर शानों पीछे हट जाती है तो इस सब का नतीजा तुझसे बेहतर कौन जानता है? क्या गाजी तुझसे दूर नहीं हो जाएगा? पहले भाई के लिए तड़पती थी, फिर बेटे की शक्ल देखने से भी जाएगी। पहले भी खसारा तेरा हुआ और अब भी तेरा ही होगा। बेबे ने इन्हें आईना दिखाया। इनकी बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई थी, जो वो भी समझ रही थी, मगर अपने दिल का क्या करती। वो जो नफ़रत अदावत वो इतने अरसे से पाले हुए थी, वो इतनी आसानी से धुलने वाली नहीं थी। वो पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई बच्ची है, अपना खाती कमाती है, शक्ल व सूरत की भी सोहनी है। और क्या चाहिए तुझे? मैंने देखा वो तेरी अक्सर कड़वी कसेली बातें नज़रअंदाज कर जाती है। और सबसे हटकर कभी अपनी बेटे की शक्ल देखना। तू कैसी माँ है जो अपनी बेजा जिद और अनामे बेटे की खुशियाँ छीन रही है? अपने दिल में गुंजाइश पैदा कर, वरना ताहिरा की तरह शानो भी किसी और के साथ ज़िंदगी गुजार ही लेगी, मगर जिब्रान की तरह गाजी यूँ बिखरेगा कि तू जोड़ भी नहीं पाएगी। बेबे ने इन्हें रसान से समझाया, मैं ये नहीं कह रही कि तू अभी जाकर इसे गले से लगा ले। थोड़ा सोच, माज़ी में जो हुआ इसको तराजू में रखकर एक जैसा हिसाब कर। अगर इंसाफ से काम लेगी तो गलतियों का पलड़ा तुम्हारी तरफ वाला ही भारी रहेगा। खुद एहतसाबी करेगी तो बड़ी-बड़ी उलझनें सुलझ जाएँगी। वैसे भी तुझे ये सब जचता नहीं है। तेरा और ताहिरा का रिश्ता बहुत से दूसरे रिश्तों से हटकर था। चचाजाद तो थी, मगर बहनों जैसी सहेली थी तेरी। बहुत से साल तुम दोनों ने इकट्ठे गुज़ारे हैं। सहेलियों की औलाद तो अपनी ही औलाद की तरह अजीज होती है, तो फिर तेरा दिल कैसे मानता है जब तू इससे सख्ती से बात करती है? बेबी ने लोहा गर्म देकर चोट लगानी मुनासिब समझी। तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, वरना मुझ बूढ़ी का क्या है, आज हूँ कल पता नहीं होंगी या भी नहीं। मेरा काम था समझाना, अब आगे तेरी मर्जी। हम बूढ़े सिवाय समझाने के और कर भी क्या सकते हैं? तुम लोग खैर से खुद बड़े समझदार हो, मगर एक बार ठंडे दिल से सोचना ज़रूर। मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ।
वो कहते हुए उठकर वॉशरूम में चली गईं। वो गहरी साँस लेकर उठकर बाहर आईं। हॉल से गुज़रते हुए इनकी नज़र ख़ज़ान पर पड़ी तो इनके कदमों की रफ़्तार खुद ब खुद ही आहिस्ता हो गई। रुशानी ने हरीम को होमवर्क करवा रही थी जबकि इसके पास ही ख़ज़ान बैठा इसके चेहरे को इशारे में लिए आहिस्तेगी से कुछ कह रहा था। जवाबन इसने इसे घूरी दिखाई तो वो हँसते हुए उसके कंधे उचका गया। हरीम रुशाने के पास से उठकर बुक लिए ग़ज़ान की तरफ आई। वो इसे चिढ़ाकर बुक खोलने लगा, जिस पर इसने इसके हाथ से बुक चमटी तो हाथ खड़े करते हुए हरीम से कुछ कहने लगा। गोया इनकी बातों की आवाज़ ही बासानी सुनाई दे रही थी, मगर वो सुन कहाँ रही थी। वो तो अपने बेटे को देख रही थी, जिसकी नज़रों और अंदाज़ की वरफ़क्ती इन्हें कई साल पीछे ले गई थी। इन्हें वहाँ ग़ज़ानी जिब्रान महसूस हुआ, कई मनाज़िर इनकी आँखों के सामने लहराए थे। क्या हुआ ताईजान, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? रमशा की आवाज़ पर वो माजी की झरोखों से बाहर आई। रुशान और ग़ज़ान ने चौंक कर इन्हें देखा। मम्मा आए ना, वहाँ क्यों खड़ी हैं? ग़ज़ानी ने पुकारा। रुशान ने एक नज़र इन्हें देखा, दोबारा हरीम के साथ मसरूफ़ हो चुकी थी। नहीं, मुझे कुछ काम है, वे कहकर रुकी नहीं थी। मम्मा प्लीज़ ना, वो इनकी पुश्त देखते हुए बड़बड़ाया। तुम मुझे अच्छे से जानते हो, जिस काम की ठान लूँ करके रहता हूँ, इसमें भी कामयाब हो जाऊँगा। फ़ज़ान ने मुस्कुराते फ़ोन एक कान से दूसरे कान पर मुंतकिल किया। वो इसी वक़्त रुशाना के ऑफ़िस में बैठा हुआ था। वो फ़ातिमा के बुलाने पर स्टोर की तरफ गई थी। काफ़ी देर गुज़रने के बाद जब वो वापस न आई तो वो भी उठकर बाहर जाने लगा कि लंदन से इसके दोस्त फ़हीम की कॉल आई तो वो वहीं बैठकर इससे बातें करने में मसरूफ़ हो गया। चूँकि वो सारी बात इसके इल्म में थी, इसलिए वो इससे रुशाना के बारे में पूछ रहा था। भाभी क्या कहती हैं? फ़हीम ने दिलचस्पी से पूछा। फ़िलहाल तो घूरियाँ और झिड़कें ही सुनने को मिलती हैं। इसकी आँखों के सामने इसका खूंखार चेहरा घूमा। मुझे लगता है तुम्हें कहती की बददुआ लगी है। बेचारी कितना ख्वार हुई तेरे पीछे। अभी परसों भी तुम्हारा पूछ रही थी। अब तुझे यूँ उनके पीछे ज़लील होता देखकर एक बात तो समझ आ गई कि इंसान दुनिया में ही देकर जाता है। दूसरे जाने से फ़हीम ने कहकमा लगाया। यार इसे मैंने शुरू में ही समझाया था कि मैं मैरिड हूँ, इसके बावजूद वो बाज़ नहीं आई तो इसमें मेरी कहाँ गलती है? अब की बार ग़ज़ान ने संजीदगी से कहा, ये दिल के मामले होते हैं, तुम्हें कहाँ समझ आएँगे? फ़हीम ने आह भरी, आहें भरने से बेहतर नहीं कि तुम इसे प्रपोज़ कर दो। ग़ज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रपोज़ कर दूँ? वो जब भी मिलती है तुम्हारे कसीदे पढ़ती है, तुम्हारी हर एप्टिट्यूड यूँ लेती है जैसे रुशाने नहीं, वो तुम्हारी बीवी हो और तुम मुझे प्रपोज़ करने का मशवरा दे रहे हो? फ़हीम ने जलकर कहा। इतने में रुशाने कमरे में दाखिल हुई और हाथ में पकड़ी फ़ाइल मेज़ पर रखते हुए मोबाइल देखने लगी। देखो कहती, तुम समझने की कोशिश करो, हम अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हैं। ग़ज़ान के दिल में जाने क्या समझा कि वो इसे जो देखकर कॉल बंद करने लगा था, जल्दी से बोल उठा। रुशाने ने एक झटके से सर उठाकर इसे देखा। कहती, नहीं मैं फ़हीम हूँ। ये एकदम से तुम्हें क्या हुआ है? फ़हीम ने हैरत से पूछा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। यकीन करो कहती, मैं बहुत कदर करता हूँ तुम्हारी मोहब्बत की, मगर जैसा तुम चाहती हो वैसा हर किसी नहीं कर सकता। ग़ज़ान ने किन आँखियों से इसे देखते हुए संजीदगी की हद की। रुशाने के चेहरे के तासुरात तेज़ी से बिगड़े, पेशानी पर ढेरों पल नमूदार हुए। ओह हेलो, क्या हो गया? कौन कहती? कौन-सी मोहब्बत? एकदम से दिमाग उलट गया था क्या? फ़हीम झलाया। ग़ज़ान इन दोनों की हालत को देखते हुए हँसी छुपाने को सर झुका गया, मगर ज़बान अभी भी पूरी रफ़्तार से चल रही थी। आई नो मोहब्बत पे किसी का बस नहीं चलता। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों तक वापस आता हूँ तो तुम्हारे पास चक्कर लगाऊँगा, मगर प्लीज़ तुम अभी सैड मत हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा यूँ उदास होना। और इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, एकदम से इसके हाथ से फ़ोन खिंचक गया। इसने हड़बड़ाकर सर उठाया तो वो गुस्से से सुर्ख़ चेहरा लिए इसके सर पर खड़ी थी। तुम यहाँ जॉब करने आए हो या बिछड़ी महबूबा की दिलजोई करने के लिए? ये मेरा ऑफ़िस है, कोई डेटिंग पॉइंट नहीं कि तुम यूँ सुकून से बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को तसल्लियाँ दे रहे हो। अगर इतनी याद आ रही तो इसके पास क्यों नहीं चले जाते? बिना नंबर देखे फ़ोन काट कर मेज़ पर पटकते हुए चबा-चबा कर बोली। वो हैरत से इसे देख रहा था। इसने तो महज़ इसे दबाने के लिए बात शुरू की थी, मगर वो इतनी संजीदा हो जाएगी इसके वहमो-गुमान में भी ना था। इसके तासुरात से साफ़ लग रहा था कि अगर केती इसके सामने होती तो इसका कुछ न कुछ कर चुकी होती। वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। केती कहती है कि इसे मुझसे मोहब्बत है, मगर मैं किसी भी लड़की से बात करूँ इसे फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि जब मैंने इसे बताया कि मैं मैरिड हूँ, तो इसने कंधे उचकाकर कहा, सो व्हाट? अब आते ही मेरी बीवी की तरफ जो कहती है कि इसे मुझसे कुछ लेना-देना नहीं, मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये गुस्सा, ये अंदाज़, ये अदा तो ख़ालिस बीवियों वाली है। नहीं यार तुम गलत कहती हो, फ़र्क तो पड़ा है और अच्छा ख़ासा पड़ा है। मेज़ पर से पेपर वेट उठाकर हवा में उछालते हुए इसने आम से लहजे में कहा,
मतलब रोशानी ने होंगपन की अमली तस्वीर बनी खड़ी थी। मतलब ये कि सरकार जेलिस हो रही यानी फीलिंग स्पेशल। वो उसकी आँखों में झाँकते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। रोशानी सुन सी रह गई। एक मज़े की बात बताऊँ? फ़ोन पे कहती नहीं फ़हीम था, इस बेचारे की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो इस मौज़ू पे खुलकर मुझसे बात कर सके। ये तो मैंने तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए ऐसी बात कर दी और मुझे मेरे सारे सवालात के जवाब भी मिल गए। थैंक यू। इसके चेहरे पे झूलती लट खींचकर वो मुस्कुराता हुआ सरजोर सरचार सा बाहर निकल गया। अब इसका मंज़र से गायब होना ही मुनासिब था। रोशानी की साकत से खड़ी बंद दरवाज़े को देख रही थी। ये एकदम से इसे क्या हो गया था जो वो यूँ बिहेव कर गए? अभी 2 दिन पहले तो इसने आने के पूछने पर इसे कहा था कि इसकी भला वो जिसके साथ भी रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब किसी लड़की के साथ महज़ बात करता देखा क्यों उसका दिमाग घूम गया था? इसे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? इस क्यों का जो जवाब इसका दिलो-दिमाग से दे रहा था, वो सुनना नहीं चाह रही थी। वो अपना सर थाम कर रह गई। साहब तुम्हारी यूनिट तो ख़त्म हो गई, अब आगे क्या करने का इरादा है? इसने रिमोट से चैनल बदलते हुए इससे पूछा। इसे दोपहर में ही बेबे ने बताया था कि इज़हार और उल्फत ने रुमैसा के लिए हाँ कर दिए तो इससे एक और बात कर ले ताकि इन्हें तसल्ली हो जाए। ये ज़मीनों का काम तो मुझसे नहीं होता, मैंने अपना कोई काम शुरू करने का सोचा है मगर मुझे अभी ये भी मुमकिन नहीं लग रहा। कल आगा जान और बाबा बात कर रहे थे कि पिछली बार की तरह इस बार भी फसल से कुछ ख़ास आमदनी नहीं हुई तो अब सरमाए के लिए मेरा इनसे बात करना ही फ़िज़ूल है। अब या तो कोई पार्टनर मिल जाए या फिर कहीं जॉब वगैरह ही कर लेता हूँ। इसने संजीदगी से जवाब दिया। अच्छा इस बात को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मुझे ये बताओ जो अभी घर में चल रहा है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? क्या चल रहा है? इसने भरपूर सी बेख़बरी दिखाई। तुम्हारे और उमैसा के रिश्ते की बात कर रही हूँ। रुशाने ने इसकी ड्रामेबाज़ी पर खूरी दिखाई। अम्मा ने हाँ कर दी तो मैं कौन होता इतराज़ करने वाला? तुम्हें पता तो है मैं कितना फर्माबरदार बच्चा हूँ। साथ की फर्माबरदारी पर रुशान ने सर धने बगैर न रह सकी। वो यहीं रहेगी, शादी के बाद तुम्हें लंदन ही लेकर जाएगी जो इतना खुश हो रहे हो। इसने तंज़ कहा। अस्तग़फ़िरुल्लाह तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है? साद ने खफ़ीसे से देखते हुए कहा। रुमैसा एक गिलास पानी देना। इसने मोर्चे खाने में रमशा के साथ बातें करती रुमैसा को आवाज़ लगाई। वो पानी का गिलास इसको पकड़ाकर वापस जाने लगी जब रुशान ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठाया। रोमी एक बात बताओ, साद के इशारों के बावजूद भी शुरू हो चुकी थी। रोमैसा इसको यूँ खुद को मुखातिब करने पर मुस्कुराई। शादी के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? हैं? रोमैसा इससे ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रही थी, इसलिए हैरत से इसे देखा। अरे भाई मेरा मतलब कि शादी के बाद यहाँ रहना या लंदन शिफ्ट होगी? मैं वो साद के सामने इसके इतने डायरेक्ट सवाल पर गड़बड़ा गई। अरे तुम शर्मा रही हो मगर किससे? वो पूरी तरह शरारत पर आमदा थी। मैं आती हूँ। उसने उठना चाह के रुशाना ने इसका बाजू पकड़े से रोक गई। अरे बैठो तो, हम लोग कज़न ही तो हैं, हमसे क्या शर्माना? हँसते हुए उसने साद को देखा जो गहरी मुस्कुराहट लिए ही देख रहा था। तुम्हारी मंगनी का ड्रेस मैं डिज़ाइन करवाऊँगी शहर के सबसे बड़े डिज़ाइनर से। तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा ना? रुशाना ने हद दर्जा एक्साइटेड हो चुकी थी। बिल्कुल भी नहीं मगर मैं किसी और से नहीं तुमसे करवाऊँगी। मेरी तो आँखों के सामने अभी तक वो ब्राइडल ड्रेसेस घूम रहे हैं जो तुम्हारे स्टोर में पड़े हैं। रुमैसा ड्रेस के नाम पर शर्म और लिहाज़ हत्ता के साथ की मौजूदगी तक भूल गई थी। रुशाने की मुस्कुराहट सिमटी। मैं नहीं कर रही, पिछली बार भी ताईजान ने बहुत बातें सुनाई थी। मैं भी टेम्पर लूज़ कर जाती हूँ। एटलीस्ट मैं तुम लोगों की खुशी में कोई बदमज़गी नहीं चाहती। इसने नफ़ी में सर हिलाया। ओके लिव इट, इस पर बाद में बात करेंगे। मैं और रमशा बिरयानी बना रहे हैं, तुम खाओगी? बन गई होगी, मैं लाती हूँ। रुमैसा इसका बदलता मुँह देखकर उठ गई। अच्छा सुनो मैं कुछ दिनों से कैफ़े के बारे में सोच रही थी, तुम पार्टनर ढूँढ रहे हो ना, तो इसी पर काम कर लेते हैं। रुशाना ने इसके जाने पर साहस से कहा। रियली? इसने खुशगवार लहजे में पूछा। क्या बातें हो रही हैं? गज़ान अपने कमरे से निकल कर नीचे आया तो इन दोनों को बातें करते देखकर इनके पास आ बैठा। बिज़नेस के बारे में रोशी से डिस्कस कर रहा था। साथ ने कहा, एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, मगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्लब के बारे में क्या ख़्याल है? ग़ज़ान ने दोनों को देखते हुए पूछा। मेरा नहीं ख़्याल कि ये ज़्यादा चल सकेगा। हमें ज़ीरो से शुरुआत करनी है तो कुछ ऐसा हो जो लोअर मिडल क्लास से हाई क्लास तक सबको अप्रोच कर सके। क्लब ज़्यादातर हाई क्लास में चलता है, रोशी कैफ़े का कह रही है। साथ ने खामोश बैठी रोशानी की तरफ इशारा किया। तो हम लोग एज़ अ पार्टनर काम कर लेते हैं। ख़ज़ान ने अपनी तरफ से तजवीज़ पेश की। वो पहले ही मेरे साथ डन कर चुकी है। ओह हेलो बीवी हो मेरी और पार्टनरशिप तुम इसके साथ करोगे? हरगिज़ नहीं, मैं मर गया हूँ क्या? इसने गर्दन अकड़ाई। अल्लाह न करे बोलते हुए कुछ सोच ही लिया करो, रुशाना बेसाख्ता कह गई। इसकी बेसख्ती के पर जहाँ ग़ज़ान ने आँखों में हैरत लिए से देखा, वहीं साथ भी खाँसने लगा। इसे जब अपनी बात का एहसास हुआ तो वो जल्दी से अपना रुख मोड़ गई।
तो फिर तुम इसके साथ काम नहीं करोगी। इसको खुजल होता देखकर खजान ने संजीदगी से कहा। इसे साथ के सामने यूं शर्मिंदा होते देखकर इसने बात वहीं ख़त्म की, वरना खजान और इसे ऐसे जाने देता नामुमकिन सी बात थी। इसने भी जल्दी से सर हिला दिया कि कौन सा वो लोग काम शुरू कर रहे हैं। हाय रोशान और इसकी गलतफहमियाँ। रुमैसा इन तीनों के साथ बिरयानी और पानी का जग रखकर वापस किचन में जा चुकी थी। क्या बात है, बड़े संजीदा बैठे हो? बेबी अपने कमरे से बाहर आई तो इनको खामोश बैठा देखकर पूछा। काम के बारे में बात कर रहे थे। अच्छी खासी रोशनी तैयार हो गई थी मेरे साथ काम करने को, मगर आपके पोते ने बात खराब कर दी। साथ में खजान को घुरी दिखाते हुए ने बताया। कैसा काम? बेबे ने अपने तख्त पर जाने की बजाय इनके पास सोफे पे आ बैठी। स्टडी तो मुकम्मल हो गई, तो किसी काम धंधे पर लगने का सोच रहा हूँ। फिर क्या सोचा? बेबे के पूछने की देर देखे रोशाना की आंखें चमकी। अब कुछ दिन पहले ही तो खजान ने इसे डांट पड़वाई थी। बदला लेने का सच्चा मौका फिर कब कब मिलना था। आपका ये लंदन प्लट पोता क्लब खोलने का सोच रहा था। रोशाना ने फट से जवाब दिया। ग़ज़ान ने हैरत से इसे देखा कि ऐसा भी क्या कह दिया जो इसने यूं जोश व खरोश से इन्हें बता रही थी। वो क्या होता है? इसके तवक्कुए ऐन मुताबिक बेबे ने पूछा। इसमें शराब फ़रोख्त करते हैं, नशा, हेरोइन, सिगरेट्स वगैरह बेची जाती है, सिंगर और डांसर होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। अल्लाह माफ़ करे बेबे, मैं तो सुनकर ही हैरान हो गई थी। हमारे ख़ानदान के लड़के अब ऐसे काम करेंगे? तौबा तौबा। बाकायदा कानों को हाथ लगाती हुई इस वक्त किसी फुप्पे-कुटनी से भी ऊपर की कोई चीज़ लगी थी। वो आँखों में बेयकीनी और सदमा लिए मुँह खोले इसका ये रूप देख रहा था, जो मासूमियत से आँखें पटपटा रही थी। वो कहीं से भी रोशानी नहीं लग रही थी, जिसके माथे के बल और चेहरे पे छाई संजीदगी अच्छे खासे इंसान को बौखला कर रख देती है। वो उसकी शरारत भरी मुस्कान में ही खोया हुआ था कि कमर में लगने वाली बेबे की थप से होश में आया। ना, तो मुझे ये बता कि तुझे शर्म नहीं आता कुछ सोचते हुए? खुदा का तू कमाने के लिए हराम काम का सहारा लेगा। मुझे लगता है तुम लोगों को बाहर जाने की इजाज़त देकर मैंने बड़ी गलती कर दी। ये मोए काफ़िरों के मुल्क में रहकर इन्हीं की तरह सोचने लगे हो तुम भी। अरे लानत हो ऐसी कमाई पर जो ऐसे हरबों से कमाई जाए। अब तू चंद पैसों के लिए शराब बेचेगा, नाच गाना होगा। बेबे फुल फॉर्म में आ चुकी थी और हमेशा की तरह वो पूरा फंसा था। साथ खुलकर हंस रहा था। अलबत्ता रुशान मुँह पर हाथ रखकर बैठी थी। क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही हैं? उल्फत बेगम ने हॉल में दाखिल होते हुए पूछा। अरे पूछ अपने इस सपूत से जो अपने आबा ओ अजाद की नाक कटवाने पर तुला है। तुझे शौक था ना बाहर जाने का, औलाद को काफिरों के देश में पढ़ाने की तेरी चाहती। अगर ले ही कहती तो हाथ में भी रखती ना। बेबे ने अपनी तोपों का रुख अब इनकी तरफ किया। हुआ क्या है अम्मा? उन्होंने खजान की तरफ देखा जो मस्कैनियत से बैठा था। बात को कहीं और निकलता देखा रुशाना ने बिरयानी की प्लेट उठाती वहां से खिसक गई। तेरा ये पुत्र शराब नशे का कारोबार करने का सोच रहा है। पता नहीं आजकल के बच्चों की सोच इतनी बदल क्यों गई है। बड़ी-बड़ी बातें इतने आराम से कह जाते हैं कि बंदा मुँह ही तकता रह जाए। वो बड़बड़ाते उठकर अपने तख्त पर जा बैठी। अम्मा क्या कह रही हैं? उन्होंने अब बराह रास्त खजान को मुखातिब किया। कुछ नहीं, आज साथ ने मजाक में क्लब की डेफिनेशन कुछ ऐसी बयान की कि बेबे का बीपी हाई हो गया। इसी बात को लेकर गुस्सा कर रही है। आप परेशान हो? ऐसा कुछ नहीं है। खजान उठाने के बजाय साथ पर मलबा गिरा गया था। कहीं वो कुछ गलत ना समझ लें। हद है, तुम लोग जानते नहीं हो इन्हें, फिर भी शुरू हो जाते हो। वो मुस्कुराती हुई इनके पास ही बैठ गई। मुझे तुम्हारा हर इल्ज़ाम, हर सितम, हर शरारत मंज़ूर है, बस शर्त है कि तुम यूँ ही मुस्कुराती रहो। इसने टाइप करके मैसेज इसके नंबर पे भेजा। मैसेज की पिप पर इसने प्लेट रखकर मोबाइल देखा तो इस मैसेज इसका मैसेज देखकर एक बार फिर मुस्कुराई और फिर माथे पर हाथ मारते मोबाइल रखकर प्लेट उठाकर खाने में मसरूफ़ हो गई। वो ऑफिस में बैठी लैपटॉप पे स्केचेस फाइनल करने में मसरूफ़ थी, जबकि इसके सामने मेज़ की दूसरी तरफ वो टाँग पर टाँग रखे कुर्सी पर टेक लगाए निहायत ही दिलजमी से इसे देखने, जबकि रुशाने की सोच के मुताबिक ताड़ने में मसरूफ़ था। इसकी नज़रों से नर्वस होती हुई एक फ़ोल्डर से दूसरे तक जाती और वहाँ से पहले तक, मगर समझ नहीं आता कि करना क्या है। आजकल उसकी मौजूदगी से ऐसी बौखला जाती थी। गालों पर फैली लाली से वो तो यकसर अनजान थी, मगर सामने बैठा ग़ज़ान दिलचस्पी से इसके चेहरे पे आते-जाते रंग देख रहा था। मसला क्या है? तंग आकर वो बोल उठी। कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या मसला होगा? इनफैक्ट मैं तो बहुत ईज़ी फ़ील कर रहा हूँ। इस शानदार से ऑफ़िस में बैठा हूँ, क्यूट सी बीवी निगाहों के सामने। मुझे अल्लाह से और क्या चाहिए? भरपूर संजीदगी से जवाब आया था, मगर आँखों में भरपूर चमक थी। अंदाज़ सरासर ज़ेर करने वाला था। वो दाँत कचकचा कर रह गई। कुछ बोलती तो वो कहीं का कहीं निकल जाता और बातों में इससे जीतना कम से कम इस जन्म में तो इसके बस का रोग नहीं था। तुम्हें बाहर कोई काम नहीं है? इसने काट खाने वाले लहजे में कहा।
सारा काम कर कर आया हूँ और प्लीज़ अब कोई और काम मत देना। 2 दिन का काम था जो मैंने आधे दिन में किया है, अब मैं नहीं करूँगा, ये मेरा रेस्ट टाइम है। इसने हाथ उठाते हुए वाज़े की, रेस्ट नहीं, मुझे ज़िस्ट करने का टाइम हो गया है। वो बड़बड़ाई और ग़ज़ान ने बख़ूबी सुना। इसके होठों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। एक गहरी साँस लेकर इसने दोबारा से लैपटॉप पर फ़ोकस करना चाहा। वो अब टेक छोड़कर मेज़ पर अपनी कोहनियाँ टिकाए गालों पर हाथ रखकर इसे देखने लगा। प्लीज़ ना करो ना, इसने जाकर निगाहों से इसे देखा। क्या इसकी हालत देखते हुए इसका कहकमा निकलने को बेताब था। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसके लहजे में बेबसी थी। कुछ भी तो नहीं कर रहा, हैरत है मैं इतनी दूर बैठा और तुम डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, डिस्टर्ब हो रही हो। इसने मसनूई हैरत से कहा। अभी वो कुछ कहती कि इसका फ़ोन बजा तो वो बात करने में मसरूफ़ हो गई। इसकी कॉल थोड़ी लंबी हो गई थी। एक हाथ से फ़ोन कान पे लगाया था और दूसरा हाथ मुट्ठी बनाकर मेज़ पर रखे बैठी थी कि ख़ज़ान की नज़र इसके चेहरे से भटक कर इसके हाथ पर गई। सफ़ेद नाज़ुक हाथ में सोने का बारीक सा छल्ला जिसमें सुर्ख़ नग लिए हुई थी, पूरी आबोताब से चमक रहा था। इसकी आँखों में शरारत बढ़ी और लबों पे मुस्कुराहट छाई। इसने नज़र उठाकर इसे देखा जो अब माथे पर बल डाले बात कर रही थी। अचानक रुशाने को अपने हाथ पर हरकत महसूस हुई। उसने चौंक कर देखा। इसकी आँखें हैरत से फैली। वो एक हाथ से इसका हाथ था में छल्ले पर उँगली फेर रहा था। इसने एक झटके से अपना हाथ खींचा, इसे खा जाने वाली नज़र से देखते हुए खटाक से फ़ोन बंद करते उठकर इसकी तरफ आई। "उठो यहाँ से।" अब मैंने क्या किया है? क्या मासूमियत से भरपूर सवाल था। मैंने कहा ना उठो, इसने झंझलाते हुए हाथ बढ़ाकर इसका बाजू पकड़ा। ख़ज़ान के लिए जैसे वक़्त सा ठहर गया, इसकी नज़र अपने बाजू पर रखे इसके हाथ पर जम गई। इसकी हालत से बेखबर इसने इसको खींचा तो वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ और उसे खींचती हुई ऑफ़िस से लेकर निकली। वो खामोशी से इसको देखता हुआ इसके साथ चल रहा था। वो इसका हाथ थामे जा रही थी तो इसके साथ दुनिया छोड़ने को तैयार था। ऑफ़िस रुशाने ने बुटीक के बाहर लाकर इसका हाथ छोड़ा। "अब तुम अंदर नहीं आओगे?" उँगली उठा के इसे तंबिया की। "नहीं आऊँगा।" इसने फर्माबरदारी से फ़ौरन हामी भरी। तुम इसके हाथ इसका गला दबाने को बेताब हो रहे थे। "भाड़ में जाओ।" वो पैर पटकती चलती-बुझती वापस चली गई। "थोड़ा-थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे।" वो गुनगुनाता हुआ बाल सेट करने लगा। अभी इसे ऑफ़िस में बैठे थोड़ी देर ही गुज़री थी, इसका फ़ोन बजा। नंबर देखकर वो दाँत पीस कर रह गई। मुसलसल कॉल्स आती देखकर उसने उठकर पर्दा पीछे कर कर बाहर झाँका तो उसकी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। "क्या है?" फ़ोन उठाते से फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। "मुझे पूछना था कि तुम शेरवानियाँ भी डिज़ाइन करती हो?" इसकी संजीदगी देखने लायक थी। "क्यों?" इसने बेसाख्ता हैरत से पूछा। "मुझे लेनी है ना।" "क्या करनी है?" इसने पूछा। "रुख़सती के लिए।" "किसकी रुख़सती?" रुशाने की हैरत बढ़ती जा रही थी। "शेरवानी सिर्फ़ अपनी रुख़सती पर भी पहनते हैं।" अब की बार इसका अंदाज़ जताता सा था। "तो तुम्हें किसने कहा है तुम्हारी रुख़सती हो रही है?" रुशाने तीखे लहजे में बोली। "अरे भई खुद मेरी दुल्हन ने।" "व्हाट?" इसकी बात पर रुशाने का दिमाग फक से उड़ा। देखो ना, कुछ देर पहले तुम मेरे सामने बैठी शर्मा रही थी। तुम्हारे चेहरे पर हज़ारों रंग थे, घबराना, शर्माना, बौखलाना। ये मोहब्बत की निशानियाँ होती हैं जिनसे तंग आकर तुमने मुझे अपने ऑफ़िस से निकाल दिया। लड़की तभी शर्माती, घबराती है जब वो दिल से राज़ी हो और तुम दिल से राज़ी हो चुकी हो, अब कुछ बचता नहीं है। इसने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। रुशाना खुद को कोस कर रह गई। क्या बात है सरकार, खामोश हो गए हो? इसकी तरफ से जवाब न पाकर इसने कहा। कुछ तो कहे ना, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। इसने गहरी मुस्कुराहट से दोबारा इसे मुखातिब किया। इसे पूरा यकीन था वो खिड़की से इसे देख रही होगी। वो मुसलसल इसे ज़िज कर रहा था, ये सोचे बिना कि इसे हम महँगा भी पड़ सकता है। ग़ज़ान। कुछ देर बाद फ़ोन में इसकी संजीदा आवाज़ उभरी। जी, जी फरमाइए। बंदा नाचिज़ हमतन गोश है। इसने ताबेदारी से जवाब दिया। तुम आज बल्कि अभी से ही इस ऑफ़िस से निकाले जा चुके हो। कल से मुझे यहाँ नज़र भी मत आना, समझे? इसके सपाट लहजे पर इसकी सारी बेनियाती और शरारत हवा हुई। अरे! इसने कुछ कहना चाहा मगर वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। अगले ही लम्हे वो दोबारा इसके कमरे में इसके सामने खड़ा था। "ऐसे कैसे ना आऊँ? तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती।" "क्यों?" इसने ब्रूज किया। "मेरा एग्रीमेंट हुआ है, तुम मुझे यूँ अचानक से नहीं निकाल सकती। 1 माह का नोटिस देना होगा, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा।" इसने तुनकर कहा। "अच्छा क्या सबूत है तुम्हारे पास?" वो कुर्सी से टेक लगाते हुए मुस्कुराई। "कैसा सबूत?" इसने हैरानी से पूछा। "एग्रीमेंट दिखाना ज़रा मुझे, ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी कुछ भी चलेगा।" वो रेवलिंग चेयर घुमाते हुए मसनूई संजीदगी से बोल रही थी। ग़ज़ान ने बेख्तियार सर पीटा। इतने दिनों से वो यहाँ था मगर एग्रीमेंट फ़ाइल से वो पेपर्स निकालना भूल गया था। नहीं है ना, होगा भी नहीं क्योंकि वो तो मेरे पास है। इसने झुककर मेज़ की दराज़ में रखी फ़ाइल में से पेपर निकाल कर इसे दिखाया। ग़ज़ान ने हाथ बढ़ाकर छीनना चाहा मगर वो जल्दी से पीछे कर गई। और अब ये मेरे पास भी नहीं रहेगा। इसके कुछ समझने से पहले ही वो फाड़कर डस्टबिन में डाल चुकी थी। दरवाज़ा वो रहा। इसके मुँह खोले खड़ा देखकर इसने हाथ के दरवाज़े की तरफ इशारा किया। "जाइए मिस्टर ग़ज़ान, किसका इंतज़ार कर रहे हैं?" इसको होश वहीं खड़ा पाकर इसने कहा तो वो मरे-मरे कदमों से
बाहर निकल गया और वो सर झटक कर लैपटॉप पर झुक गई। अभी से काम करते हुए तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। इसने सर उठाकर इसे देखा तो उसके सामने कुर्सी पर बैठ चुका था। चेहरे पे मायूसी और अफसोस की बजाय भरपूर मुस्कुराहट थी, जिसके पीछे की वजह वो समझने से कासिर थी। तुम्हारा फ़ोन है। सवालिया निगाहों से इसे खुद को देखता पाकर इसने अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। रुमैसा का नंबर देखकर इसने कुछ हैरतज़दा होकर मोबाइल कान से लगाया। अभी इसने हेलो ही कहा था कि बेबे की धारनुमा आवाज़ पर उछल कर रह गई। ना तू मुझे आज बता ही दे कि तू आखिर चाहती क्या है। क्या हुआ बेबे? वो उनकी धार पर भौंकला गई। ये तू मुझसे पूछ रही है, इसे काम से क्यों निकाला है? बेबे वो क्या ये वो लगा रखी है? सच सच बता, क्या वो काम नहीं करता, तेरी बात नहीं मानता या फिर गैर हाजिर रहता है? मसला क्या है तुझे? इनके गुस्से से लग रहा था कि मैंने अच्छा खासा भड़का चुका था, इसलिए इसने खामोशी में आफियत जानी। अब बोल भी या मुंह में घिंगियाँ डाली हैं? इसको खामोश पाकर उन्होंने घर गिरा। सुन रही हूँ, वो आहिस्तेगी से बोली। सुन रही है तो फिर कान खोलकर सुन। खबरदार जो आज के बाद तूने ये हरकत की तो। अरे शुक्र नहीं करती कि तेरा शौहर तेरे साथ होता है, हर वक्त इसके साए और हिफाजत में होती है। तुझे और क्या चाहिए रब से? बजाय इसके तू इसका शुक्रगुज़ार हो, उल्टा इसे काम से निकाल दिया। गज़ब खुदा का, जिसके पास 4 पैसे आ जाए वो बंदे को बंदा समझना ही छोड़ देता है। अच्छा बस भी करें, आप तो खामख़ा इतनी बातें सुना रही हैं। इसने ये तो आपको बता दिया कि मैंने ऑफ़िस से निकाल दिया है, मगर जो इसने किया वो नहीं बताया। रुशाने ने नाराज़गी से बोली, क्या किया है? बेबे ने पूछा। कुछ नहीं यार। अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं करूँगी, माफ़ कर दें। रुशाना भला अब इनको क्या बताती, इसलिए आजिज़ी से बोली, तो उन्होंने हूँ हाँ कह कर फ़ोन रुमैसा को थमा दिया। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, अब अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी। इसने इसे खौंखार नज़रों से घूरते हुए कहा और फ़ोन इसकी तरफ उछाला, जिसे इसने बरवक़्त कैच कर लिया। वैसे बेबे को बताती तो सही कि क्यों निकाला है? इसने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे छेड़ा। क्या बताती है कि आपके पोते के अंदर ट्रक कूट-कूट कर भरा हुआ है? इसने तीखे लहजे में कहा। इसे ट्रक नहीं मोहब्बत कहते हैं, इसने फ़ख्री अंदाज़ में कहा। जो अपने लिए स्टैंड ना ले सके, ऐसे मर्द को मोहब्बत करने का हक नहीं होता मिस्टर ग़ज़ान अली। कोहनियाँ मेज़ पर रखकर इसकी जानिब झुकते इसने इस्तेहाई लहजे में कहा, मैं मोहब्बत में इज़्ज़त और नरमी का कायल हूँ मिसेस ग़ज़ान अली। अम्मा मेरी जन्नत है और बीवी मेरी रूह का मकीन, मेरा लिबास है। ना तो मैं अपनी जन्नत नाराज़ कर सकता हूँ, ना ही अपनी रूह से दबदा हो सकता हूँ। माँ को नाराज़ कर दूँगा, दुनिया व आखिरत में रुसवा होऊँगा, और बीवी रूठ गई तो समझो साँसें रुक गईं। बस इसलिए खामोश हूँ, वरना वो मतानात से और संजीदगी से बोल रहा था, जिसे वो अच्छी खासी मुतासिर नज़र आई थी। इसे मुकम्मल तवज्जो से अपनी बात सुनता देखकर इसकी आँखें शरारत ऊत आई। वरना क्या? इसको खामोश देखकर इसने हैरानगी से पूछा। वरना मेरे ये एक थप्पड़ की मार हो तुम सीधी होती नज़र भी नहीं आओगी। इसने अपना दायाँ हाथ इसे दिखाते हुए संजीदगी की इंतहा की। इसकी जानिब से फ़ौरी रद्द-ए-अमल ना पाकर वो समझ गया कि वो इसकी बात को समझने की कोशिश कर रही है। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? वो एकदम से चीखी तो कहकमा लगाते हुए कानों पर हाथ रख गया। निकलो यहाँ से। वो इसको मुसलसल हँसता देखकर वो तब गए। अभी उठो, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी। वो पेपर वेट उठाकर इसे दिखाते हुए इसने वार्न किया। ओके, ओके, आई एम सॉरी। इसने हाथ खड़े किए। बाहर जाओ अभी के अभी, इसने चबा-चबा कर कहा। अच्छा, अच्छा, जा रहा हूँ, रिलैक्स। इसने उठते हुए कहा और झट से बाहर निकल गया। मजाल है जो ये बंदा अपने बारे में थोड़ी-सी मेरी राय बदल जाने दे। वो बंद दरवाजे को देखते हुए बड़बड़ा कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो रोशी? तारा ने इसके गले लगते हुए पूछा। वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? इस बार ज़्यादा दिन नहीं लगाती है? रोशानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अम्मा एक तो मुझे ज़बरदस्ती इतने दिन पहले ले गई, ऊपर से डट का काम भी करवाया। इसने बुरा सा मुँह बनाते हुए जवाब दिया। हाँ भाई, कहाँ तुम यहाँ ऐश करती थी और कहाँ तुम्हें काम करना पड़ गया। खैर ये बताओ, शादी खैर खैरियत से निपट गई? कैसे रहे फंक्शन? फंक्शन तो बहुत अच्छे गुज़रे और मैंने तुम सबको बहुत याद किया, ख़ास तौर पे तुम्हें। इसने मोहब्बत से कहा। हाँ मिस, तो मैंने भी तुम्हें किया है। चलो अब एक काम करो, मेरी हील्स और कपड़े वापस अलमारी में रख दो, बहुत शौकिया मार ली हैं। रुशाने ने खासी संजीदगी से कहा। ना भाई, अब अभी अगले हफ्ते ही मेरी चचाजाद की शादी है और मैंने तब क्या पहनना है? यकीन करो सारी लड़कियां देख देख कर हैरान हो रही थी कि इतने प्यारे जोड़े दुल्हन से ज़्यादा तो मुझे देख रही थी। इसलिए अभी मुझे दूसरी शादी भुगत लेने तो रख दूंगी। बल्कि मैं क्या सोची थी कि तुम्हारा वो गुलाबी रंग का जोड़ा भी ले जाऊंगी। कसम से क्या लगूंगी मैं इसमें। तारा चश्मे तसव्वुर में खुद को पहनकर चलता हुआ तसव्वुर करते हुए बोली। तुम एक काम क्यों नहीं करती? सारे निकाल कर ले जाओ ना, ऊपर नीचे पहन लेना। इसने दाँत पीसे। हाँ ये ठीक है, मैं 2-2 घंटे बाद बदल लूँगी। इसने बुरा बनाए बगैर कहा। अच्छा, अच्छा, अब अपनी रूटीन पर आ जाओ, मेरा सारा कमरा बिखरा पड़ा है। कल रमशा और रुमैसा ने समेटते-समेटते मज़ीद बिखेर दिया है, तो ज़रा सेट कर दो। इसके अलावा मुझे चाय का कप बना के दे दो, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए।
अभी लाती हूँ। वो चुटकी बजाते हुए बोरचा खाने की तरफ चली गई। कुछ देर बाद ही वो गरम चाय का भाप उड़ाता कप इसके सामने रख कर जा चुकी थी। इसको कमरा सेट करते-करते 2 घंटे से भी ऊपर का वक़्त लग गया था। या अल्लाह रोशी कमरे की क्या हालत बना रखी है। जगह-जगह रैपर और मिट्टी तो ऐसे पड़ी है कि जैसे पिकनिक मनाते रहे हो। मजाल है जो अलमारी में एक भी कपड़ा ढंग से रखा हो। ऐसे कौन करता है यार? मेरी तो कमर ही जवाब दे गई। वो कमर पर हाथ रखते कराती हुई इसके पास आ बैठी। हरीम की तबीयत भी खराब थी तो इसने स्कूल से 2-3 छुट्टियाँ की हैं, आगे समझ जाओ। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा सुन मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। मैं नहीं सुन रही। रुशाने ने इसका चेहरा देखकर ही समझ गई क्या बात करनी है। सुन तो इसके जवाब पर वो खिसिया से गई। बेटा तुम भूल जाओ। वो हाथ उठाकर कहती वहाँ से उठ गए। ऐसे कैसे भूल जाऊँ? हाथ जाकर कहती पहुँच खाने में चली गई। मम्मा मुझे आपको कुछ बताना है। हानिया ने किसी रिसाले की वर्कगर्दानी में मसरूफ़ तहमीना बेगम को मुखातिब किया। हाँ, कहो मैं सुन रही हूँ। आपको पता है मैं उल्फत खाला की बहू से मिली हूँ। अच्छा फिर कैसी है और तुम कहाँ मिली इससे? तहमीना बेगम अब के रिसाला एक तरफ रखते हुए दिलचस्पी से पूछा। बहुत अच्छी है और मैं ही नहीं आप भी मिल चुकी हैं। इसने मुस्कुराते हुए बताया। मैं? भला कब? उन्होंने हैरत से पूछा। आप इसको अच्छे से जानती है, घर भी आती रहती है, ज़रा गैस करें। हानि ने सस्पेंस क्रिएट करना चाहा। बता भी दो, क्या पहले बुझवा रही हो? उन्होंने से आंखें दिखाई। रोशी। व्हाट रोशी? अपनी रोशी? वो हैरत से तकरीबन चिल्लाई। जी अपनी रोशी। हानिया इनकी हालत में बेख्तियार हंस दी। रुशान ताहिरा की बेटी है, वो बड़बड़ाई। कौन ताहिरा? हानिया ने सवालिया निगाहों से इन्हें देखा मगर जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी। मम्मा क्या हो गया? कहाँ खो गई? हानिया ने इनका बाजू पकड़कर हिलाया। रोशी ताहिरा की बेटी है हानिया। मैं इतने सालों से इस बच्ची को जानती हूँ मगर आज तक पहचान ही नहीं पाई। तभी जब भी मिलती थी अपनी-अपनी सी लगती थी। तहमीना बेगम खोए-खोए अंदाज में बोल रही थी। ये ताहिरा कौन है? हानिया ने पूछा। हमारी कज़न थी चचाज़ाद बहन। मैंने तो सारी ज़िंदगी इनकी शक्ल तक नहीं देखी, ना कभी इनके घर गए, ना कभी मिले और तो और पिछले 3-4 सालों से रोशी को जानते हैं हम लोग मगर ये भी नहीं पता कि आपकी रिश्तेदार है और आप कह रही कि चचाज़ाद बहन थी। ये कैसी बहन थी? हानिया की हैरत दीदनी थी। बस बेटा कुछ रंजिशें बन गई थी जिसकी वजह से हम लोग एक-दूसरे से दूर हो गए थे, वरना ऐसा रिश्ता नहीं था कि ऐसा ऐसा भुलाया जाता। उन्होंने भरी, क्या मतलब? इसने उलझ कर पूछा। तुम्हारे जिब्रान मामू और ताहिरा यानी रोशी की माँ पसंद करते थे एक-दूसरे को, मगर अम्मा को ये बात पसंद नहीं आई थी। इन्हें कहीं न कहीं डर था कि कहीं वो अपना बेटा ना खो दें। इनको लगता था कि जो लड़के अपनी पसंद से शादी करते हैं, वो बाद में अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। बस इस छोटी-सी बात में आकर उन्होंने ताहिरा को बहुत बातें सुनाई। इसके किरदार को भी निशाना बनाया जिसकी वजह से ताहिरा पीछे हट गई। गोया बाद में अम्मा ने चाची से बात भी की है रिश्ते के हवाले से मगर ताहिरा ने मना कर दिया और ज़िद और अना में आकर आप ही के देवर अनवर भाई के रिश्ते के लिए हामी भर ली जिसकी वजह से जबरान भाई बहुत हर्ट हुए। कई साल अम्मा से नाराज़ रहने पर इनके इमोशनल करने पर शादी करके बाहर चले गए और लौट कर नहीं आए। इसी बात को लेकर आप ही ताहिरा से नाराज़ रही हैं और गज़ान का रिश्ता भी नहीं कर रखना चाह रही हैं। हालाँकि इस सब में ताहिरा की गलती नहीं थी। ज़्यादती तो अम्मा ने की थी। उन्होंने तफ़सीलन बताया। तो जब ग़ज़ान का निकाह हुआ था तब ख़ाला कहाँ थी? हानिया ने मुँह बनाया। तब भी आप ही ने बहुत वलवला किया था, मगर बेबे ने इन्हें धमकाया कि वो इज़हार भाई को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगी, तो मजबूरन इन्हें खामोश होना पड़ा। तो अब फिर? हानिया ने तशवीश से पूछा। मैं आप ही से बात करूँगी मगर मुझे नहीं लगता वो कुछ भी समझने को तैयार होंगी। अच्छा ख़ैर तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तहमीना बेगम इसको परेशान देख इसका गाल थपथपाती उठ गईं। तुम्हारे बाल कितने रूखे-पीखे हो गए, तेल लगा दूँ? तायरा ने इसके बाल छूकर मोहब्बत से पूछा। असर के बाद वो सब हॉल में बैठे हुए थे। मासी और तारा के आ जाने से फिरदौस चची और अमशा और बोरचा खाने से फारिग हो चुकी थी, इसलिए हॉल में बैठी हुई थी। उल्फत बेगम भी वहीं मौजूद थी और हैरानगी से तारा को कब से रुशाना के आगे-पीछे फिरता देख रही थी। नहीं, इसने सपाट में जवाब दिया। चाय पियोगी? नहीं। कुछ खाओगी? मैं बना दूँ? नहीं। न बना दूँ निहारी चावल, कढ़ाई गोश्त और खीर बना दूँ? रुशाने ने लापरवाही से कहा। इतना सब कैसे बनाओगी? इसने आँखें फाड़ी। ये तो पूछने से पहले सोचना चाहिए था ना। इसने कंधे उचकाए। अच्छा सुन ना, मैंने सफाई करते हुए तेरी अलमारी में एक फ्रॉक देखी है। मुझे वो लेनी है, बस बारात पर पहनूँगी। इसका भाव ना देखते ही वो सीधा मत्थे पर आई। है कौन-सी फ्रॉक? मेरी अलमारी में तो ऐसा कोई ड्रेस नहीं पड़ा जो बारात पे पहना पहना जा सके। इसने गर्दन घुमाकर इसे देखा। मैं लाती हूँ। वो सरपट कमरे की तरफ जाने दौड़ी कुछ ही देर में वापस आई तो इसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का शॉपर था। इसके अंदर से जो ड्रेस बरामद हुआ इसे देखकर बेख्तियार रोशन ने माथे पर हाथ मारा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? इसको मैंने कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा। तुम्हारी अलमारी में सबसे निचले खाने में पड़ा था।
तारा ने ड्रेस अपने साथ लगाते हुए कहा, तो मैं रख लूँ? तारा ने इसे देखते हुए पूछा। ज़रा पहले इसकी प्राइस देखो, फिर अपनी शक्ल देखो। ईमान से बताओ, इस शक्ल पर ये सूट करेगा? रुखसाना ने इसे चिढ़ाने की गर्ज से कहा। अब इसकी नज़र पड़ गई थी और उसने मांग लिया था, तो इनकार सवाल पैदा ही नहीं होता कि बकौल बेबे भी इनके घर का काम करती है रहती है। इनकी ज़रूरत का ख्याल रखना इनका फ़र्ज़ है। अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इन सब से हटकर वो रुखसाना को वैसी अज़ीज़ थी जैसे रमशा और हरीम। जानती हो, मुझे ऐसी हसीन व जमील लड़की पर ये 2 आने की फ़्रॉक नहीं जचेगी, मगर क्या कर सकते हैं? तुम कपड़े बनाती ही ऐसे हो तो मजबूरी है, गुज़ारा करना पड़ेगा। इसने भी कंधे उचकाते हुए हिसाब बराबर किया। वाओ! ये कितना प्यारा है। इससे पहले रोशानी ने जवाब देती, बाहर से आती रुमैसा ने तारा के हाथ में हल्के गुलाबी रंग के टिश्यू के गाउन को सताईशी नज़रों से देखते हुए कहा, जिस पर हम रंग कढ़ाई और मोतियों का नफीसा काम बहुत भला लग रहा था। मुझे दिखाना ज़रा मम्मा, मुझे भी ऐसा ही बनवाना है। रुमैसा ने तारा से लेकर अपनी गोद में फैलाते हुए उल्फत बेगम से कहा। रुशाना का फ़ोन बजा तो वो उठकर बाहर निकल गई। उल्फत बेगम वो गाउन हाथ में पकड़कर देखने लगी। है तो प्यारा, मगर तुम्हें इतना भारी क्या करना है? बच्चों की तरह मचल जाती हो। उन्होंने मेज़ पर रखते हुए रुमैसा को टोका। प्लीज़ मम्मा, देखे तो सही, कितना अच्छा लगेगा ना मुझ पर। मैं भाई की शादी पर पहनूंगी। मैं भी ट्राई करती हूँ। रुमैसा ने एक झटके से खींचते हुए उठाना चाह के मेज़ के कोने से निकली हुई कील में अटका गाउन चरर की आवाज़ से फटता चला गया। उल्फत बेगम ने चौंक कर देखा तो वो मुँह खोले दोनों हाथों में फटा हुआ हिस्सा ले खड़ी थी। रमशा और तारा का भी हाथ बेइख्तियार अपने मुँह पर गया। फिरदौस चची, जो कि बेबे के साथ बातों में मगन थी, तो इस तरह पीठ होने की वजह से देख ना पाए। तारा हरीम कहाँ है? कब से दिखाई नहीं थी? रोशानी ने अंदर आते हुए पूछा। रेहान मोबाइल में था, इसलिए रुमैसा के हाथ में मौजूद गाउन का हशर न देख सकी। रुमैसा ने ज़ोर से अपनी आंखें मींची। गजान साहब के साथ जाते हुए देखा था मैंने, तारा ने जवाब दिया। वह सर हिलाकर सोफे पे जा बैठी। अच्छा सुनो, ये गाउन ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना, बहुत नाज़ुक कपड़ा है, ज़रा सा सख्त हाथ से भी ख़राब हो जाएगा, फिर कस्टमर शिकायत करते हैं। रेंट वाले ड्रेस इसमें था, शायद किसी ने वापस किया तो मैं गलती से घर ही ले आई। वापस आकर मुझे याद करवा देना, मैं बुटीक ले जाऊँगी। एक दो बार बुकिंग ऑर्डर आ चुका है, मगर मुझे मिला ही नहीं। रोशानी ने मोबाइल पर उँगलियाँ चलाते हुए तारा को हिदायत दे रही थी और वो दोनों आपस में इशारेबाजी में मसरूफ़ थे कि इसे बताए कौन। रुमैसा ने तारा के इनकार पर चार ओ नाचार खुद ही इसे मुखातिब किया। इसने सर उठाए बगैर जवाब दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सॉरी। क्या जानबूझकर नहीं किया? ये गाउन फट गया। इसने गाउन के सामने करते हुए मरे-मरे अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, इसका अंदाज खासा मसरूफ़ था। कुछ देर पहले फ़ोन पर इसकी एक रेगुलर कस्टमर ने इससे न्यू कलेक्शन के डिज़ाइन माँगे थे, तो उसे वही बेचने में मसरूफ़ थी, इसलिए ध्यान ना दे सकी वो क्या कह रही है। यार रुचि, सुन तो लो, मैं क्या कह रही हूँ। चंदा, बस 1 मिनट। इसके नरम लहजे पर रुमैसा की आंखों में नमी उभरी कि जब वो देखेगी कि इसका कितना नुकसान कर चुके तो कैसा रिएक्शन होगा। वो लब काट कर रह गए। परेशान ना हो, कुछ नहीं कहेंगी। मैं और हरीम इनका इससे भी बड़ा बड़ा नुकसान कर चुकी है। रमशा ने इसकी हालत देखते उसे तसल्ली दी। हाँ बोलो क्या? इसने जो ही सर उठाया तो वो हचकी रह गई। रुमैसा दोनों हाथों से थामे गाउन की फटी हुई साइड इसके सामने किए इसे दिखा रही थी। सच्ची, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी। इसकी आँखों में बेयकीनी देखकर रुमैसा जल्दी से बोली। फिरदौस चची ने यूँ ही पलट कर देखा और दोबारा सा बेबी की तरफ मुतवज्जो हो गई। कौन-सा पहली बार था? न जाने हरीम और अमशा कितनी बार इसका मटेरियल डाटा स्केच, स्केच फ़ोल्डर, यहाँ तक कि फाइनल किए हुए स्केचेस तक उड़ा चुकी थी। कुछ देर पहले तक तो ये ठीक-ठाक था, फिर ये अचानक से तब्दीली करी कैसे? वो इस हिसाब से इसे देख रही थी जो रोने की तैयारी के लिए खड़ी थी। आई स्वेयर, मेरी गलती नहीं थी। मैं यहाँ से उठाकर ट्राई करने लगी तो इस कील में अटक गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इसे खुद तो घुरता पाकर वो भराई आवाज़ में सफाई देने लगी। उल्फत बेगम की इसके तासुरात देखते हुए रुमायसा को पड़ने वाली झड़क की मुंतज़िर थी। इसकी रूहानी सूरत देखते हुए इसे चेहरे पर हाथ रखकर खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोका और गहरी सांस लेकर इसे देखा जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। अब ये किसको चाहिए? मुझे बस शादी निपटानी है, इसके बाद वापस कर दूंगी। तारा इसकी संजीदगी देखते हुए बोली। उल्फत बेगम ने हैरानगी से इसे देखा जिसके चेहरे से लगा था वह खुद को कुछ सख्त करने से बामुश्किल रोके हुए है। मैं ले लूंगी। रुमैसा जल्दी से बोल उठी। तारा, ये गाउन सुबह अकेला फूफा के यहाँ भिजवा देना, वो कवर करके सिलाई कर देंगे। तुम फंक्शन के बाद रोमी को दे देना। वो कहते हुए उठ गई। मेरी बेटी अब मुलाजमों की तरह पहनेगी। अभी इसने पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि उल्फत बेगम की खरत और हकारत में डूबी आवाज़ ने इसके कदम रोके। वो मुड़ी तो इसकी नज़र तारा पे पड़ी जो सर झुकाए खड़ी थी, मगर चेहरा हद तक के एहसास से सुर्ख पड़ा रहा था।
मैं आपसे पहले भी कह चुकी हमारे लिए ये मुलाज़िम नहीं है। मैंने जब से होश सँभाला है तो मासी को इसी घर में पाया है। मेरे लिए मेरी माँ जैसी है और तारा मेरी बहन और बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए आप प्लीज़ इस बात को ज़हन में रखकर बोला करें। अच्छा अगर ऐसी ही मोहब्बत है तो इसको शादी के लिए 2-4 जोड़े वो दिलवा क्यों नहीं देती? क्यों इतनी मिन्नतें कर रही वा रही हो? उल्फत बेगम ने चिपते लहजे में कहा। रुशानी की नज़र बेबे पर गई तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया, गोया इसको ना बोलने की ताकीद की हो। जैसे आपकी मर्ज़ी, वो बेतासुर लहजे में कहती ज़ेनें ऊपर चढ़ती अपने कमरे में चली गई। ये देख रही है इसे जवाब देना तक गवारा नहीं करती। उल्फत बेगम ने मुड़कर बेबी से शिकायत की, अगर जवाब देती तो फिर तूने कहना था कि ज़बान दराज़ी कर गई। मैंने तो तुझे कहा था कि अपना दिल नरम कर मगर तू तो इससे वही रवैया रखे हुई है। पता नहीं कब समझ आएगी तुझे। बेबे ने उल्टा इन्हें लथाड़ा तो वो सर झटक कर रुख फेर गईं।